हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर चैनल बी बायोलॉजिकल विद सचिन पूनिया। शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले चैप्टर की 2 वीडियो और बन चुकी हैं जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, एंड इन द सेकंड वीडियो वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, and this is the third video in which we are going to study about the exchange of gases. Let us start the video. Exchange of gases. Alveoli are primary site of exchange of gas as we know in the lungs. जो आपका फंक्शनल यूनिट है वो क्या आपकी एल्वियोली है, तो यहाँ पे सारा काम होगा। एक्सचेंज ऑफ गैस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, और इसके जस्ट बाद यहाँ पे ब्लड सेल होती हैं और उसके बाद वो जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ आपकी पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू। ओके, तो एक बार तो एटमॉस्फेयर से लंग्स में एल्वियोली में आएगा, एल्वियोली से ब्लड में जाएगा, ब्लड से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से सेल में, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वहाँ से वापस। O2 and CO2 are exchanged in this site by simple diffusion mainly based on the pressure concentration gradient। और ये जो सारा जो एक्सचेंज होता है ना, ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है। और डिफ्यूजन के लिए जो यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है सिर्फ कंसनट्रेशन। ठीक है, एक दिन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और एक दिन का कम होती है, दो मेम्ब्रेन में, मतलब एक मेम्ब्रेन के दोनों साइड। सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर आल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब देखो भाई, कोई गैस है O2 है, ठीक है, CO2 है, मेन तो इन्हीं को लेकर बात करेंगे। अब ये कितनी ज़्यादा स्पीड से डिज़ोल्व होती हैं वो चीज़, प्लस में मेम्ब्रेन पतली है जिसके अक्रॉस आपका एक्सचेंज होना है, ठीक है, या वो मोटी है या उसकी परमिएबिलिटी कैसी है, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा आपका डिफ्यूज़न। काफ़ी सिंपल सी बात है, डिफ्यूज़न के बारे में तो सबको पता ही होगा। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बता देता हूँ, 10th क्लास में मैंने वीडियो में बता रखा है, लेकिन अभी फिर बताता हूँ कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सपोज करो एक आपके पास लकड़ी का काफ़ी बड़ा एक लॉग है, लकड़ी का लट्ठा सा है, ठीक है, इसको उठा रहे हैं भाई 4 आदमी, इसको उठाए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अब 4 बंदों ने इसको उठा रखा है, इनकी हाइट में डिफरेंस है, कोई हाथ लगाएगा, किसी के कंधे पे रखा होगा, ठीक है, किसी के हाथ पूरे खुले होंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, 4 आदमी जो हैं ABCD हम इनको मान लेते हैं। अब चारों की स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी, और जब चारों की स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी तो इसको उठाने में सबके एफर्ट भी सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपको A का एफर्ट निकालना है, अगर मान लो कुल मिला के ये 100 यूनिट फोर्स जनरेट कर रहे हैं और A आपके जनरेट कर रहा है 10 यूनिट, ठीक है, तो 10, तो ठीक है, ये रहेगा आपका 10। तो 100 में से जो 10 है वो A का कंट्रीब्यूशन है। अब सपोज करो A के सेम नॉर्मल तो 25 आनी चाहिए थी ना भाई, सब कोई इक्वली हम डिवाइड करते फोर्स को, तो सब के सेम 25 यूनिट आनी चाहिए थी, लेकिन अब ये 10 यूनिट लगा रहा है, ठीक है, B आपका लगा रहा है 35 यूनिट सपोज करो। तो इस तरीके से क्या होगा, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, जो कितने परसेंट आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो होता है पार्शियल प्रेशर के, मतलब हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। तो एज वी नो कि भाई एयर के अंदर आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है, और भी मैनी मोर गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो सब का परसेंटेज सेम नहीं है, नाइट्रोजन आपकी 70+ है, ऑक्सीजन आपकी 20 के आसपास है, CO2 0.03% है। तो इस तरीके से क्या है, सबका अपना अपना एक प्रेशर होता है कि वो कितनी जल्दी कहाँ पे डिफ्यूज़ होंगी, तो उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो उसको बोल देते हैं PO2, और कार्बन डाइऑक्साइड का बोलते हैं PCO2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज 2 गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द 2 साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। ये बता रखा है, देखो भाई, O2 एटमॉस्फेयर में 159 का प्रेशर शो करती है और CO2 0.3 का। अब एल्वियोली के अंदर 104 एल्वियोली के अंदर O2 है और 40 आपकी CO2 है जब वो अंदर घुसी। फिर बात आई ब्लड की, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे सिंपल सी बात है, CO2 ज़्यादा होगी, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर 45% आपके CO2 होती है, 40% आपके ऑक्सीजन। अब जिसके अंदर एयर है वहाँ पे आपका क्या रहेगा,
तो ऑक्सीजनेटेड है उसके अंदर तो ज़्यादा बढ़ेगा, 95 और 40 का रेशियो है। अब टिश्यू की बात करेंगे, टिश्यू में बच्चों क्या होता है, टिश्यू के अंदर जो सेल होती है वहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे लगातार O2 का इस्तेमाल होता है, और जब एक गैस इस्तेमाल होगी तो वो कम रहेगी, लेकिन वहाँ पे CO2 जो है वो बार बार जनरेट हो रही है, वहाँ पे CO2 ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ दिखा रखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसके बारे में कमेंट में लिख सकते हो, मैं अगली वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं इस डाटा के बेस पे, तो क्या लिखा है, क्लियरली इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन एलवीडी टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, सारी बता दी। अब देखते हैं भाई आगे की कार्रवाई कैसे होगी। ये एक सिंपल सा आपका डायग्राम है, आप इसको देखो पहले, या पहले पैसे से पढ़ ले, आप यहीं से क्लियरली समझ लेते हैं। एक बार देखो, एयर आ रही है, PO2 ज़्यादा है, PCO2 कम है, ये मिलीमीटर HG कॉलम में काउंट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलवीडी के अंदर O2 ज़्यादा है जब एयर अंदर आ रही है, ओके। अब एयर अंदर आई तो वो जाएगी आपकी ब्लड वेसल्स में, फिर जाएगी वो टिश्यू में, टिश्यू में CO2 बढ़ेगी, अब CO2 आ रही है, ठीक है, और वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, O2 आपकी चल के टिश्यू में, फिर CO2। तो इस तरीके से ये आपका काम हो रहा है। आप यहाँ पे इनका प्रेशर को भी देख सकते हो, भाई CO2 का है कम है ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर ये ज़्यादा हो जाएगा CO2 का, जो हमने वहाँ पर लिख रखा है 45 40, ठीक है। सिमिलरली अब एक और बात आई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिमिलरली ए ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोली। देखो भाई, एयर एल्वियोली से कहाँ जाएगी, ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, ये आपकी पहुँची, ये आपकी पहुँची कब, जब ऑक्सीजन थी, ठीक है। लेकिन सेम ऐसा ही काम CO2 के साथ भी होगा, लेकिन वो उल्टा, टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से एल्वियोली में, ठीक है। तो वो बता रखा है, एज द solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than of O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusing membrane per unit surface different in partial pressure is much higher as compared to that of O2। O2 से ज़्यादा स्पीड से जो आपके CO2 है वो डिफ्यूज़ कर सकती है, क्योंकि उसकी जो सोलिबिलिटी कोफिशिएंट है, जो सोलिबिलिटी होने का जो उसका नेचर है वो ज़्यादा है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। अब देखो भाई, एक लेयर तो एल्वियोली की रहेगी, फिर एक लेयर आपकी रहेगी किसकी, ब्लड वेसल की, और बीच में भी कुछ ना कुछ तो होगा, आप खाली तो होगा नहीं, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 3 लेयर होती हैं, नेमली द स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, अब एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे जो बताया ना ये एंडोथेलियम वगैरह, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बातें पूछते हैं। कहने के लिए बेसिक सी बात है, ठीक है भाई, एल्वियोली की लेयर है, इसकी लेयर, उसकी लेयर है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है वो कौन सा टिश्यू है, वो स्क्वेमस एपिथेलियम है, एंडोथेलियम है, वो क्या है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन composed of thin basement membrane supporting by the squamous epithelium and the basement membrane surrounding a single layer of the endothelium। छोड़ो इसको, छोड़ो नहीं, वैसे नीट के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये किससे बनी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसकी कंपोजिशन। इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। आपने देखा होगा स्केल के अंदर कि भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका ये 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। अब ये जो बार है ना, इसके बीच की खाली जगह है, ये मिलीमीटर होता है, इससे भी कम इनकी थिकनेस होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू एंड फ्रॉम टिश्यू टू सेल, टिश्यू टू एल्वियोली बैक। तो इस तरीके से आपकी बॉडी की ये सारी की सारी बनी हुई है ताकि आपकी बॉडी में ईजिली डिफ्यूजन वगैरह हो सके। अब आएगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अब ये गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, कौन लेके जाएगा भाई गैसेस को, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। सिंपल सी बात है। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। भाई लगभग आपकी जो 97% ऑक्सीजन है वो RBC कन्वे करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर घुमाते हैं। बची हुई 3% जो है उसको डिजोल्व स्टेट में चलती है, वो प्लाज्मा के अंदर। पता होगा प्लाज्मा भी लगभग सारे काम ब्लड के कर सकता है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड RBC। RBC में सिर्फ 25% तक आपकी CO2 चलती है, मोस्टली आपका 90% से ज़्यादा 97% आपकी O2 को घुमाता है वो। वेयर 70% इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। अबाउट 7%
CO2 कैरिड इन डिसोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। 7% प्लाज्मा के थ्रू जाएगी क्योंकि उसको सोलबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और 70% कार्बोनेट की फॉर्म में, और 20-25% आपकी RBC के थ्रू। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्राफ भी देख लेते हैं, देखना ज़रूरी है, यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वॉल्यूम पता चलेगी। देखो भाई क्या होगा, बॉडी में जितना ब्लड है ना, उसकी एक लिमिट है ऑक्सीजन को कैरी करने की, तो उसके बाद जाके वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, उससे ज़्यादा O2 आप नहीं ले जा सकते। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल आयन होता है, आयरन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और आयरन की वजह से ये बॉन्ड बनाता है। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो कंपाउंड बनता है, नोट द बॉन्ड, द कंपाउंड, और ये रिवर्सिबल है, मतलब जितनी जल्दी बनता है उतनी जल्दी टूट भी जाता है, ताकि O2 को खास जगह पर उसको पहुँचा जा सके। ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम 4 मोलिक्यूल ऑफ O2। अब एक जो आपका हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर आयरन है, वो 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल को अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब ये सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होगा भाई, पार्शियल प्रेशर कितना है, कितनी गैस है, क्या वो हीमोग्लोबिन की तरफ भाग रही है या नहीं भाग रही, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अब देखो भाई O2 का पार्शियल प्रेशर जोड़ने में हेल्प करेगा, लेकिन इसके लिए कंपीटिटिंग फैक्टर कौन से होंगे, इसका कंपीट कौन करेंगे इसके साथ, जो इसको लिमिट करेंगे वो कौन कौन होंगे। सबसे पहला आपका CO2 ज़्यादा हो गया तब भी कम जुड़ेगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एसिडिक जो नेचर होता है, अगर वो बॉडी का ज़्यादा है तो भी ये कम जुड़ेगी, और टेम्परेचर अगर क्या है वो भी क्या करेगा, इसको अफेक्ट करेगा। अब कैसे वो देख लो, ये नीचे से कर लेते हैं सिग्मोइड कर्व वाला, ये इस तरीके से। ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। भाई ये आपकी सैचुरेट हो जाती है जाके लास्ट में। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, मतलब कि यहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन अब टूटनी शुरू हो जाएगी हीमोग्लोबिन से, वो अपनी जगह जाना शुरू कर देगी। एंड इट इज़ हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक। अब इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मल कंडीशन आपने ले ली, अब आप यहाँ पे ना CO2 के अमाउंट को कम ज़्यादा करोगे, H पॉजिटिव को कम ज़्यादा करोगे, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके हम इजीली स्टडी कर सकते हैं इन तीनों के असर को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे। तो देखते हैं कैसे। ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन द एल्वियोली वेयर देयर इज अ हाई PO2 लो CO2 लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। अब देखो अभी एल्वियोली में CO2 का भी लेवल कम होता है और हाइड्रोजन आयन भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, तो ये सारी चीज़ें फेवरेबल है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वेयर एज इन द टिश्यू में क्या हो जाएगा, CO2 ज़्यादा हो जाएगी, PO2 कम हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी हाइड्रोजन की, और टेम्परेचर भी क्या होगा बॉडी के अंदर बढ़ेगा, कहाँ पे एनर्जी निकल रही है तो टेम्परेचर बढ़ता है। और ये कंडीशन किसके लिए फेवरेबल होता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये टूटने के लिए आसान है, मतलब तोड़ने के लिए काफ़ी अच्छी हैं। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएट इन द टिश्यू। तो यहाँ से पता लगता है कि वो एल्वियोली में जुड़ती हैं, और कहाँ भाग गया रे, एल्वियोली में तो जुड़ती हैं लेकिन टिश्यू में जाके वो क्या कर देती हैं, डिसोसिएट हो जाती हैं। फैक्टर फॉर्मेशन ऑफ CO2, हाई CO2, हाई कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, हाँ ये रहा, तो वो ऑक्सीजन टूट जाता है। दिस क्लियरली इंडिकेट द O2 गेट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर ओनली 5 ml ऑफ O2। मतलब कि जो 100 ml ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, उसमें 5 ml ऑक्सीजन होती है। ओके, अगेन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स पर एथलीट होते हैं या आपके डाइवर्स होते हैं वो उनका ये नंबर थोड़ा सा बदल जाता है प्रैक्टिस से। ये था आपका O2 का। अब पढ़ते हैं CO2। इस वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे चैप्टर को, और आप लाइक तो कर ही दो यार, अब देख रहे हो तो चलो, बाकी आपकी मर्जी है भाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कई जगह बोल देते हैं, बाकी यहाँ पे बोलेंगे हम इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन
जो कि 20 से 25% ही बनता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन 20-25% ही ऑक्सीजन CO2 को कैरी करता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग। जैसे कि O2 को जुड़ने के लिए CO2 अफेक्ट कर रहा था, वैसे ही CO2 को जुड़ने के लिए O2 अफेक्ट करेगा। When PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occur, whereas when PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, dissociation of CO2 take place। जैसा कि बिल्कुल सेम मतलब ऑक्सीजन के साथ हुआ था कि एल्वियोली में ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो वो जुड़ गई, टिश्यू में कम थी ऑक्सीजन तो वो टूट गई, वैसे ही टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो जुड़ जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ और एल्वियोली में आके वो टूट जाएगी क्योंकि वहाँ पे CO2 कम है। CO2 form the carbaminohemoglobin take place. CO2 which is bound to hemoglobin form the tissue is derived at alveoli, तो डिलीवर टू एल्वियोली, सॉरी टिश्यू से कहाँ जाएगी वो एल्वियोली। RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसको याद रखना, ये हमने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा था। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, ये प्लाज्मा में भी होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो कंपाउंड बनेगा ना कार्बोनेट, उसको मेंटेन करता है, मतलब कि CO2 और H2O मिलेंगे तो एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा वो आपका H2CO3 एंड देन यही क्या कर देगा उसको कार्बोनेट में बना देगा बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। अब पार्शियल प्रेशर जहाँ पे CO2 का हाई है, कैटाबॉलिज्म होगा, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड and plasma and form hydrogen carbonate and H positive. At the alveolar site where CO2 is low, जहाँ पे CO2 कम है, the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O। thus ये उल्टा भी कर देगा इसको, ठीक है, मतलब CO2 और H2O से कार्बोनेट बना था टिश्यू में, तो जब ये सारा काम एल्वियोली में आएगा तो उल्टा हो जाएगा और एल्वियोली में क्या बनेगा CO2 और H2O। Thus CO2 is trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli and release out CO2 every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2। अब आपने एक बात शायद नोट नहीं की, मैं बताता हूँ। 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है आपका हीमोग्लोबिन, तब वो 100 ml पे 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सिर्फ 20-25% ही ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड से, वो भी 100 ml में 4 ml को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप सब समझ सकते हो कि कौन ज़्यादा चीज़ कैरी होती है। अब है आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। जैसा कि मैंने बताया था, हालांकि आपका सांस लेने का सारा सिस्टम इनवॉलेंट्री है, आपकी मर्जी से ये बंद या स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो बाय स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। आप इसको तेज़ या स्लो कर सकते हो। दिस इज़ डन बाय न्यूरल सिस्टम। इसके पीछे आपका न्यूरल सिस्टम काम करेगा। ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। तो जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है कहाँ पे, मेडुला ऑब्लंगाटा में, जो कि आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये फिर अगेन आपके नीट लेवल की इन्फॉर्मेशन है, तो वो चीज़ें हैं। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये उससे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, नाम के हिसाब से। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये मॉडरेट कर सकता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो सिग्नल आएंगे वो इंस्पिरेशन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है ड्यूरेशन को, जिससे कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो जाएगी, चेंज। ए कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2। अब देखो O2 से कुछ नहीं चलता, CO2 से सेंस होती हैं चीज़ें। कीमो सेंसिटिव सेंटर है मेडुला ऑब्लंगाटा में, जो कि CO2 को सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ में हाइड्रोजन आयन को। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट this center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment। अगर ये चीज़ें बढ़ी हुई उनको मालूम होती हैं तो वो क्या करते हैं, वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हैं जिससे कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो चेक रहे और इन सब्सटेंस को निकाला जा सके। रिसेप्टर एसोसिएट विद ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी
also can recognize change in CO2 and H positive concentration and send necessary signal to the rhythm center for the remedial action। और वो भी इन चीज़ों को पता लगा के दिमाग तक भेजेंगे इन्फॉर्मेशन कि आप जल्दी से इसका इलाज करो, इस सिचुएशन को डील करो, नहीं तो बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बढ़ जाएंगे एंड दे कैन हार्म द बॉडी। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। अब देखो ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसका कोई खेल नहीं है, कचरे को बाहर निकालो, ऑक्सीजन तो अपने आप बॉडी के अंदर आ जाएगी। डिसऑर्डर भी हो जाते हैं भैया, एस्थमा सुना होगा, काफ़ी बेसिक सी चीज़ है जो पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर ज़्यादा होती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कोजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, सांस घुटता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इनहेलर वगैरह हम ले लेते हैं इसमें। एम्फसीमा नाम की बीमारी है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, काफ़ी खतरनाक है। एल्व्यूलर वॉल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो आपकी एल्व्यूली है इसकी वॉल्स अगर डैमेज होंगी तो इसमें जो एक्सचेंज का सरफेस एरिया होगा वो अफेक्ट होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑन दिस मेजर कोज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग, और सिगरेट स्मोकिंग में ऐसा ही होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑक्यूपेशनल। अब कुछ लोग एरोसोल इंडस्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, ग्राइंडिंग स्टेशन में, स्टोन क्रशर में काम करते हैं, तो लगातार टाइम के साथ छोटे छोटे पार्टिकल उनकी बॉडी में आके चिपक जाते हैं, ठीक है, और बाद में वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर को क्रिएट करते हैं। In certain industries, especially involving the grinding and the stone breaking, so much dust is produced that defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation। कितनी देर तक बॉडी डील करेगी भाई, कितना म्यूकस बनेगा, कितना आप बॉडी से बाहर थूक पाओगे, कितना आप नाक से निकाल पाओगे, लिमिट है उस चीज़ की। तो क्या होगा, लंबे टाइम तक लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। आपका जो टिश्यू है उसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगा, प्रोलिफरेट करेगा, उसके अंदर कैंसेरियस थिंग्स बन जाएंगी एंड दस कैन कोज सीरियस लंग डैमेज। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। आपने देखा होगा वो काफ़ी एडवांस टाइप के मास्क भी डालते हैं अच्छी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और ये हक भी बनता है उनका कि उनको एक प्रोटेक्टिव मेजर मिले ताकि वो क्या कर सकें, अपने आप को भी ठीक ठाक रख सकें। तो ये था आपका चैप्टर, ख़त्म हुआ। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।